Just give me some time. I have to resolve this and then recording is causing issue. ये mic it's अच्छा so we will here on insurance acquisition cash flows and की allocation के ऊपर so will be and after इनिशियल रिकग्निशन पे आपने जो है उसको एलोकेट कर दिया आपने ग्रुप ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को एंड देन ईयर एंड पे आके आप उसकी एलोकेशन को रिवाइज करोगे विल चेक के कोई न्यू जो है कैश फ्लोज हमने इनकर किए हैं इन ऑर्डर टू अक्वायर दैट कॉन्ट्रैक्ट्स और उनको आप अपडेटेड असम्पशन की बेसिस पे अपनी एलोकेशन को रिवाइज करोगे एंड देन अच्छा क्योंकि ये आपकी बैलेंस शीट पे एज एन एसेट रिकॉर्डेड होता है तो आईफआरएस 17 एक्सप्लिसिटली इस पे कहता है कि आप इसके ऊपर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करोगे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करोगे दो तरह की टेस्टिंग बताता है कि अगर आपके पास जो है इंश्योरेंस एक्विजिशन कैश फ्लो यानी एसेट जो है अच्छा आप इनको इस इंश्योरेंस एक्विजिशन कैश फ्लोज को रिकवर कैसे करते हो जो आपने पॉलिसी इशू की होती है और जो आपका पॉलिसी प्रीमियम होता है उसके अंदर ही आप जाहिर सी बात है जब उसकी प्राइसिंग कर रहे होते हो प्रीमियम की तो आप सारे फैक्टर्स इनकॉर्पोरेट करते हो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑल अदर कॉस्ट दैट विल बी इनकर्ड इन ऑर्डर टू फुलफिल दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल अदर फिक्स्ड कॉस्ट तो वो जाहिर सी सारी की सारी कॉस्ट आपकी इसका पार्ट बनती हैं आपके प्रीमियम का पार्ट बनती है तो सो आपने जो ऐसे रिकॉर्ड किया हुआ है कि और जो आप जो नेट इनफ्लोज होंगे आपको ग्रुप ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से उसके अंदर इन कैश फ्लोज का भी पोर्शन शामिल होगा जो आपने जो है लगाए थे इनकर किए थे तो क्या जो आपको कैश फ्लोज रिसीव हो रहे हैं दीज कैश फ्लोज विल बी able to recover that cash flows for incurred for acquisition of insurance contract if yes तो फिर तो ठीक है लेकिन अगर आपके पास जो एसेट रिकॉर्डेड है वो और जो आपके पास नेट इनफ्लोज होंगे वो उससे लेस है फॉर दैट रिकॉर्डेड एसेट तो फिर आप जाहिर सी बात है उसके ऊपर इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करोगे और आप रिड्यूस करोगे टू दैट एक्सपेक्टेड नेट इनफ्लोज ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप उसके बाद अगर आपके पास ये तो था कि आपने न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स इशू किए और फॉर रिन्यूअल ग्रुप्स आपने कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू किए हैं और उनकी इम्पेयरमेंट कैसे करोगे इफ इंश्योरेंस के एक्विजिशन कैश फ्लोज जो आपके सेम गोज फॉर रिन्यूअल्स के आपके पास रिन्यूअल जो इनफ्लोज होंगे उस केस में अगर आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कैश एक्विजिशन कैश फ्लोज से वो जो है कम होते हैं रिन्यूअल इनफ्लोज तो जाहिर सी बात है फिर भी आपको जो है इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी एंड देन रिवर्सल ऑफ दैट इम्पेयरमेंट इज परमिटेड अंडर IFRS 17 अच्छा IFRS 4 में जो है कंपैरिजन इन दोनों में डिफरेंस क्या है IFRS 4 और 17 में इंश्योरेंस एक्विजिशन कैश फ्लोज में तो IFRS 4 में इंश्योरेंस एक्विजिशन कैश फ्लोज को आप डेफर्ड एक्विजिशन कॉस्ट्स के नाम से बैलेंस शीट पे सेपरेटली रिकॉर्ड करते थे और इसको आप ओवर द पीरियड ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आप इसको अमोर्टाइज कर रहे होते थे एक्सपेंस आउट कर रहे होते थे अगर एक साल से ज्यादा होता तो एक्सपेंस आउट भी कर देते थे अगर एक साल से कम होता तो डायरेक्टली पीएनएल में भी चार्ज कर देते थे ठीक है वो डेफर्ड एक्विजिशन कॉस्ट जिसे हम डैग कहते हैं डैग के नाम से आपके IFRS 4 की बेस फाइनेंशियल्स के ऊपर फेस पे बैलेंस शीट में शो हो रहा होता था लेकिन IFRS 17 में जो है ये आपको जैसे हमने पहले बात की है कि ये आपके CSM का पार्ट बनता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का पार्ट बनता है और क्योंकि ये आपकी कैश आउटफ्लोज हैं ऑलरेडी इनकर्ड कैश आउटफ्लोज हैं तो आपकी ग्रुप की प्रॉफिटेबिलिटी को लेस कर देते हैं अनअर्न्ड प्रॉफिट में से एसेट जब नेट करेंगे तो आपका अनअर्न्ड प्रॉफिट कम हो जाएगा ठीक है और इसकी अंडर IFRS 4 तो आप डेक को बैलेंस शीट के ऊपर एज अ सेपरेट एसेट शो कराते थे IFRS 17 में ऐसा कुछ नहीं है देयर इज नो एनी सेपरेट प्रेजेंटेशन फॉर इंश्योरेंस एक्विजिशन कैश फ्लोज दीज आर मेड पार्ट ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज उसके बाद जो है रिकवरेबिलिटी टेस्ट जब आपने इनिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया अपने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को रिकॉग्नाइज कर लिया और आपने
जो है इंश्योरेंस एक्विजिशन कैश फ्लोज को इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एसेट का पार्ट बना दिया, देन देयर इज नो एनी test to be performed, recoverability test for impairment. You will not be performing any recoverability test. So all other recoverability and impairment review tests will be performed at before the initial recognition of insurance contract. And under PA, premium allocation approach, which is basically कि आपके पास 1 साल या उससे कम वाली पॉलिसीज थी, उसके लिए आप इसको डायरेक्टली भी एक्सपेंस आउट करके पीएनएल में लेके जा सकते हो, rather than choosing this way by reducing the CSM and then amortizing, recording the lesser revenue in financials. आप upfront इसको एक्सपेंस आउट कर सकते हो अपने पीएनएल में. हमने सबसे पहले बात की थी कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज की, जिसमें कैश विद इन द बाउंड्री एंड ऑल अदर स्टफ, इंश्योरेंस एक्विजिशन कैश फ्लोज एंड कैश फ्लोज विद इन द बाउंड्री ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स थे. दूसरा स्टेप क्या होता है, कैश फ्लोज आपने डिटरमिन कर लिया, उसके बाद है आपके पास पीवी कैलकुलेट करना. सो पीवी के लिए आपको डिस्काउंट रेट चाहिए होता है. तो डिस्काउंट रेट जो है फॉर व्हाट पर्पस दिस विल बी यूज्ड टू एडजस्ट द कैश फ्लोज फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी. तो आपने जो है डिस्काउंट रेट कौन कौन से डिस्काउंट रेट यूज करने हैं, किस तरह से के रेट्स यूज करने हैं, ठीक है. तो ये बेसिकली एक्चुअली डिसाइड करके देता है आपको कि आपने जो है यील्ड कर्व के हिसाब से डिस्काउंट रेट यूज करना है, किस तरह से जो है वो डिस्काउंट रेट यूज करना है जो आपके पेमेंट्स की टाइमिंग्स को, करेंसी को, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की लिक्विडिटी को, इन सब चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहा हो. इन एडिशन टू दिस जो रेट है वो आपकी डिस्काउंट रेट है वो आपकी मार्केट प्राइसेस के साथ, जो आपकी ऑब्जर्वेबल मार्केट प्राइसेस हैं उनके साथ लिंक्ड होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि उनके साथ लिंक्ड होना चाहिए, ठीक है. और this that discount rate will have to be used which is basically determined by actuary. So यहाँ पे ऐसा मैनेजमेंट की भी कोई रोल नहीं प्ले जो है वो होता, और एज एन ऑडिटर मेरा भी जो है वो नहीं होता, बट स्टिल हाउ दिस विल बी डिटरमिन्ड इज अ गेम ऑफ एक्चुअली. सो डिस्काउंटिंग किस तरह से करोगे, आपने एस्टीमेट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज निकाल लिए, हमने ये अपने एस्टीमेट्स ऑफ ये है हमारे एस्टीमेट्स ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, ये हमने निकाल लिए based on expected contractual payments and assumption. Then we'll adjust it for discount rate, and then this is basically the final measurement of the इंश्योरेंस कैश फ्लोज. सबसे पहले हम कैश फ्लोज डिटरमिन करेंगे, उसके बाद हम उनकी डिस्काउंटिंग करेंगे, एंड देन आफ्टर डिस्काउंटिंग हम जो है डिस्काउंटिंग किस किस तरह से करनी है, कौन कौन से रेट्स यूज करने हैं, किस किस चीज की डिस्काउंटिंग होगी, और जो है कैसे कैसे रेट यूज होंगे. तो इनिशियल रिकॉग्निशन पे जब हम फुलफिलमेंट कैश फ्लोज को डिस्काउंट करेंगे तो जो रेट हमने सपोज 5% के हिसाब से हमने अपने कैश फ्लोज को डिस्काउंट किया और उनकी पीवी कैलकुलेट की, तो फिर अब हम उनको अपने कैश फ्लोज को अनवाइंड करेंगे. उस लाइबिलिटी की अनवाइंडिंग होगी तो उसके लिए आप जो है सॉरी एट इनिशियल रिकॉग्निशन जो है वो आपने जो डिटरमिन करंट डिस्काउंट रेट यूज एस्टिमेट्स किए, यानी या आप करंट मार्केट रेट्स भी यूज कर सकते हो. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंपनी, द इकोनॉमी इन विच कंपनी इज ऑपरेटिंग एंड ऑल अदर स्टफ. तो जब आपने डिस्काउंट रेट डिटरमिन कर लिया तो फुलफिलमेंट कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग के लिए वो डिस्काउंट रेट यूज होगा. उसके बाद फिर आप ऑल अदर जो है सीएसएम की अमोर्टाइजेशन होती है, सीएसएम में एडजस्टमेंट करते हो, और लाइबिलिटी फॉर रिमेनिंग कवरेज में जो आप टाइम वैल्यू की एडजस्टमेंट करते हो, उनके लिए आप जो है इनिशियल रिकॉग्निशन पे जो आपने डिस्काउंट रेट फिक्स कर लिया था वही यूज होगा. आप न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स जब इशू करोगे, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स को आप ग्रुप में लाओगे तो फिर उनके लिए तो आप न्यू डिस्काउंट रेट यूज करोगे, लेकिन प्रीवियसली जो कॉन्ट्रैक्ट्स इशूड हैं उन पे आप हिस्टोरिकल डिस्काउंट रेट जो आपने इनिशियल रिकॉग्निशन पे यूज किया था वही आप यूज करते आओगे. सो इट विल बी फॉर ऑल कोहोर्ट्स के आपने एक कोहोर्ट में जो डिस्काउंट रेट यूज किया था वो अगले कोहोर्ट में वो डिस्काउंट रेट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ईयर एंड पे जब आप आओगे तो आपका न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स इशू हो रहे होंगे, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स इशू करने करेंगे और न्यू नए कोहोर्ट्स में नए कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे, तो उसके लिए आप प्रीवियस डिस्काउंट रेट यूज नहीं कर सकते. लेकिन जब आप पिछले कॉन्ट्रैक्ट में सीएसएम की अमोर्टाइजेशन करोगे या जो है डिस्काउंटिंग का इम्पैक्ट लोगे पीएए में लाइबिलिटी फॉर रिमेनिंग कवरेज के लिए जो हमने ऊपर जिस पे देखा था, तो उसके लिए आप
जो है इनिशियल रिकग्निशन पे जो आपने डिस्काउंट रेट डिटरमिन किए थे वही डिस्काउंट रेट्स ही आप यूज करोगे फॉर अनवाइंडिंग ऑफ कॉस्ट्स। एंड देन कम्स द रिस्क एडजस्टमेंट। पीवी निकाल ली, डिस्काउंट रेट यूज कर लिया, एंड देन कम्स द रिस्क एडजस्टमेंट। रिस्क एडजस्टमेंट क्या है? अच्छा, जाहिर सी बात है एंटिटी को अनसर्टेनिटी होती है, कंपनी किसी भी इंश्योरेंस को अनसर्टेनिटी होती है कि भाई मुझे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे जो है मैं मिलेगा तो कितना मिलेगा, कब कब मिलेगा, मुझे कितना जो है अमाउंट पे करनी पड़ेगी। सो देयर आर significant and lot of uncertainties associated with the cash flows. Uncertainties of what? Amount and timing, कि भाई कितना पैसा मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, टाइम पे मिलेगा, नहीं मिलेगा, कब पे करना पड़ेगा, आज पे करना पड़ेगा, मैंने आज ही इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इशू किया, आज ही पे करना पड़ेगा अगर मुझे, तो उसमें जाहिर सी बात है ज्यादा रिस्क है मेरे पास, मुझे प्रीमियम रिसीव नहीं है और मुझे पेमेंट करनी पड़ रही है, कल पे करना पड़ेगा, 100 पे करना पड़ेगा, 200 पे करना पड़ेगा। सो देयर आर लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लोज। तो उसके लिए एंटिटी को रिस्क एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। आईएफआरएस 4 इसके ऊपर जो है कोई बात नहीं करता था, बट आईएफआरएस 17 स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट रिस्क एडजस्टमेंट। और ये रिस्क एडजस्टमेंट भी एक्चुअली की डिटर्मिनेशन होती है कि वो 2-3 मेथड्स हैं, किस किस मेथड से यूज करना है। बेसिकली दिस इज यूज ऑफ स्टेटिस्टिक्स, के आपने परसेंटाइल मेथड्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं जिस बेसिस पे आप अपनी रिस्क एडजस्टमेंट की एक्चुअली कैलकुलेशन या डिटर्मिनेशन कर रहा होता है। हाउ इट इज डिटरमिन्ड कि एंटिटी कितनी एक्सपोज टू रिस्क है, हाउ एंटिटी इज एक्सपोज टू रिस्क, कि आपने जो है कस्टमर किस तरह के रखे हुए हैं। सपोज मेरे पास जो है मेरे मेजर कस्टमर्स जो हैं वो ऐसे हैं, मैं मेडिकल की लाइफ मेडिकल ग्रुप मेडिकल पॉलिसीज इशू करता हूँ, जो मेरे कस्टमर्स हैं वो ऐसी कंपनीज हैं जो केमिकल्स जो है मैन्युफैक्चर करती हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे मेरा रिस्क ज्यादा है, मेरा रिस्क एक्सपोजर ज्यादा है। केमिकल मैन्युफैक्चरर हैं तो उनके जो एम्प्लॉयज होंगे दे आर मोर एक्सपोज टू रिस्क, एंड हेंस मुझे भी रिस्क एडजस्टमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड इट इज बेस्ड ऑन एंटिटीज रिस्क अवर्जन। एंटिटी एंटिटी खुद कितनी एक्सपोज टू रिस्क है, एंटिटीज एपिटाइट फॉर रिस्क कितनी है, उसके हिसाब से ही आप रिस्क एडजस्टमेंट करोगे। मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ये उस हिसाब से। दिस इज टोटली इंटरनल गेम। एंटिटी कितनी एक्सपोज टू रिस्क है, एंटिटी की एपिटाइट फॉर रिस्क क्या है। ठीक है, एंटिटी चाहे तो इसको कम कर सकती है, चाहे तो ज्यादा कर सकती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एंटिटीज कस्टमर्स, इंश्योरर्स कस्टमर्स एंड इंश्योरर्स एपिटाइट फॉर रिस्क। और जो है उसके अलावा इसमें आप अनसर्टेनिटी आपकी शामिल होती है इन कैश फ्लोज फ्रॉम नॉन फाइनेंशियल रिस्क। नॉन फाइनेंशियल रिस्क किस किस तरह के हो सकते हैं, जो है लैप्स रिस्क हो सकता है। लैप्स रिस्क क्या है कि भाई कल को एक बंदा है, इसने मुझे 3 साल की पॉलिसीज ली हुई है मुझसे, और दूसरे साल ये भाग जाए, या दूसरे साल इसका क्लेम आ जाए, या दूसरे साल ये भाग जाए और फिर मुझे प्रीमियम ना दे। मोर्टेलिटी रिस्क ये है कि मैंने एक डेथ पॉलिसी इशू की हुई है 20 साल की, सॉरी 20 साल की पॉलिसी इशू की हुई है, और हो सकता है कि वो बंदा जो है वो उसकी डेथ हो जाए, और चौथे साल ही डेथ हो जाए, दूसरे साल ही डेथ हो जाए, तीसरे साल ही डेथ हो जाए, तो मुझे तो सारा का सारा सम इंश्योर्ड जो है पे करना पड़ेगा। तो इन सारे फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करता है आपका रिस्क एडजस्टमेंट। रिस्क एडजस्टमेंट की किस तरह से लो रिस्क एडजस्टमेंट कब कब आप एंटिटी जो है वो यूज कर रही होगी, और कब जो है हाई रिस्क एडजस्टमेंट यूज कर रही होगी। जब आपके पास इंश्योरेंस रिस्क की फ्रीक्वेंसी लो है, कि आपके पास प्रीवियसली जो है लैप्स रिस्क बहुत कम रहा है, आपकी जो है इकोनॉमिक जो आपकी कंट्री की सिचुएशंस हैं वो इस तरह से हैं कि वहाँ पे मोर्टेलिटी जो है रेट्स बहुत कम होते हैं, जो अमवात हैं वो बहुत ही जो है अ, अमवात कम होती हैं, या आप किसी ऐसे कंट्री में रह रहे हो जो एक्सपोज टू नेचुरल डिजास्टर है, तो जाहिर सी बात है वहाँ इंश्योरेंस रिस्क की फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई होगी। अभी जैसे सपोज फ्लड्स हैं, तो यहाँ पे इस केस में अगर आप जो है एंटिटी ने पाकिस्तान में जितने जिन कंपनीज ने अभी जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स इशू किए होंगे, पिछले साल में जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इशू किए होंगे डेथ के, तो उस केस में अब अगर वो इसको रिवाइज अपने रिस्क एडजस्टमेंट को देखेंगी, तो जाहिर सी बात है उसको रिस्क एडजस्टमेंट अपना रिवाइज करना पड़ेगा।
और क्योंकि वो उनका इंश्योरेंस का जो एक्सपोजर टू इंश्योरेंस रिस्क है और फ्रीक्वेंसी है दैट रिस्क की वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन बहुत कम है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ज़ाहिर-सी बात है इसके अंदर रिस्क की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ही कम होगी, ठीक है? कन्वर्सली अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन के हैं, तो फिर आपको रिस्क एडजस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी। अच्छा, जो है ट्रेंड्स, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, इंडस्ट्री सॉरी कस्टमर ये ट्रेंड्स जो हैं ये डेमोग्राफिक ट्रेंड्स की बात कर लें किसी सिचुएशन की, जैसे हमने फ्लड की बात की या नेचुरल डिजास्टर का गढ़ रहा हो वो उस एरिया, या जो है उस एंटिटी की और उस कस्टमर की आपकी प्रीवियस हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ख़राब रही हो, और तो उस केस उस अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है तो उसकी बेस पे भी आप अपनी रिस्क एडजस्टमेंट डिटरमिन करोगे, वो भी फैक्टर्स इंक्लूड करोगे रिस्क एडजस्टमेंट में। अ, उन फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करोगे अपने रिस्क एडजस्टमेंट में, एंड देन योर रिस्क एडजस्टमेंट विल बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स। अगर ये सारे फैक्टर्स आपके हैं तो फिर रिस्क एडजस्टमेंट कम होगी, और ये फैक्टर्स अगर आपके फैक्टर्स ज्यादा हैं तो रिस्क एडजस्टमेंट ज्यादा होगी। सो दिस वाज रिस्क एडजस्टमेंट। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? Anyone else? Okay, so fourth and last step in measurement is CSM. CSM is basically unearned profit which will be recognized once services are provided. CSM हमने जो है यहाँ पे देखा था कि CSM किस तरह से अराइज होता है मेरा। अगर मेरे फुलफिलमेंट कैश फ्लोज पॉजिटिव हैं तो जो मेरा वो अमाउंट होगी वो मेरी CSM है। कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज मार्जिन इज इक्वल टू पॉजिटिव FCF which equals to PB of future estimates of cash flows plus risk adjustment। ठीक है, वो हम जो है ऊपर हम सारी चीज डिस्कस करके आए हैं कि फ्यूचर एस्टिमेट्स ऑफ कैश फ्लोज क्या होंगे, पीवी किस तरह से कैलकुलेट होगी, रिस्क एडजस्टमेंट आपने किस तरह से डिटरमिन करनी है, ठीक है, पीवी डिस्काउंट रेट किस तरह से आएगा कौन, और उसके अलावा आ, इन दोनों का नेट जो है वो अगर आपका पॉजिटिव है तो वो फिर आपका सीएसएम बन जाएगा, और आप इसको डेफर्ड प्रॉफिट कह सकते हो विच विल बी रिकॉग्नाइज्ड जैसे जैसे आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे वैसे वैसे आपका जो है प्रॉफिट है वो अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आप मोनेटाइज करके रिकॉर्ड करते चले जाओगे। अच्छा, इसकी इनिशियल मेजरमेंट तो उस तरह से हो गई थी, अब इसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस तरह से होती है सीएसएम। अच्छा, अब ओपनिंग सीएसएम आपका आ जाएगा कि भाई आपने ये मैंने 5% के हिसाब से अपने कैश फ्लोज को अनवाइंड कर डिस्काउंट किया था। पीवी ऑफ कैश फ्लोज थी मेरी सपोज ये 200 मेरी पीवी थी कैश फ्लोज की, उसमें रिस्क एडजस्टमेंट था 100। ये था मेरा एफसीएफ which is positive and next will be CSM। तो ये मैंने इन कैश फ्लोज को सपोज मैंने डिस्काउंट किया था एट द रेट ऑफ 5%। अच्छा, अब मैंने इनिशियली इसको डिटरमिन कर लिया, अब ईयर एंड आएगा तो मैं इसको अनवाइंड करूंगा। ठीक है, इसमें से कुछ पोर्शन जो है मेरा सपोज कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का था, तो मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा अपने सीएसएम को, रिलीज करूंगा और उसको मैं अपने पीएनएल में लेके जाऊंगा। तो 3 साल है, 3 साल का मेरा कवरेज पीरियड है सपोज, तो मैं इसे कवरेज पीरियड की बेस पे
रिलीज करूंगा पीएनएल पे, रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा मैं इसका। एंड दिस इज माय क्लोजिंग सीएसएम। नाउ अब अगला पीरियड आ जाएगा और अगले पीरियड में ये मेरा ओपनिंग सीएसएम बन जाएगा। फिर इसमें कुछ न्यू इसके ऊपर इंटरेस्ट की एग्रीगेशन होगी ओपनिंग सीएसएम के ऊपर, फिर न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होंगे। फिर अगर फुलफिलमेंट कैश फ्लो जो मेरे पिछले प्रीवियस एस्टीमेट थे, दीस आर बेसिकली बेस्ड ऑन एस्टीमेट्स में कैश फ्लो, अगर इन एस्टीमेट्स में कोई चेंज आता है तो फिर मेरा सीएसएम हिल जाएगा। ऐसी बात है, इफ प्रीवियसली मैंने कैश कैश इनफ्लो असेस किया था 500, लेकिन मुझे अब मिलेगा 300, 200, सॉरी 400, तो जाहिर सी बात है मेरा जो सीएसएम है वो चेंज हो जाएगा, तो जो इसका इम्पैक्ट आएगा वो मैं यहाँ पे अगले पीरियड में आके एडजस्ट करूंगा। उसके अलावा अगर आपने जो है फॉरेन करेंसी में इशू किए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स तो उनका जो इम्पैक्ट आएगा करेंसी एक्सचेंज का, वो इसमें शामिल हो जाएगा। एंड देन सीएसएम अमोर्टाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो आप पीएनएल में लेके जाओगे। एंड सीएसएम इज अमोर्टाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कवरेज यूनिट्स। कवरेज यूनिट्स क्या हो सकते हैं? कवरेज यूनिट्स जो है वो कवरेज पीरियड हो सकता है। आप डिफाइन करते हो कि मैंने इस 3 साल में इसकी पीरियड पीरियड में इसको कितनी कवरेज प्रोवाइड करनी है, कितने यूनिट्स ऑफ कवरेज प्रोवाइड करनी है। आप उसको जो है तोड़ सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स, on the basis of number of services to provided, on the basis of number of employees to be covered। ठीक है, तो कवरेज यूनिट्स आपका उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो आपका सीएसएम है वो आपका कवरेज यूनिट्स की बेसिस पे अमोर्टाइज हो रहा होता है, which directly goes to P&L and is form part of revenue। ये तो वो हो गया कि मतलब अगर हम जो है जीएमएम के हिसाब से अपने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को मेजर कर रहे हैं, तो मेरा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से मेजर होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट जीएमएम। फिर ये है कि बैलेंस शीट के ऊपर इसकी वजह से क्या चेंज आएगा, आईएफआरएस 17 और जीएमएम की वजह से, या आईएफआरएस 17 की वजह से आईएफआरएस 4 वाली बैलेंस शीट और पीएनएल के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स होते हैं आपके पास, डेफर्ड एक्विजिशन कॉस्ट्स होती हैं जिसे हम इंश्योरेंस एक्विजिशन कैश फ्लोज कहते हैं इन आईएफआरएस 17। प्रीमियम रिसीवेबल्स होते हैं जो पॉलिसी होल्डर से रिसीवेबल है प्रीमियम्स का। अच्छा, आपको सीएसएम में कोई क्वेश्चन हो तो वो आप बताओ। ओके, उसके अलावा बाकी लोन्स टू पॉलिसी होल्डर्स, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज, अनअर्न्ड प्रीमियम्स, क्लेम पेबल्स एंड जो है पेबल्स टू द इंश्योरर्स, ये आपकी आईएफआरएस 4 की बैलेंस शीट होती है। और उसके अलावा आईएफआरएस 17 जो है वो आपको ये सारी चीजें क्लब करने को बोलते हैं और बोलते हैं कि आप इंश्योरेंस रिलेटेड बैलेंस शीट में सिर्फ ये 4 लाइन आइटम प्रेजेंट करोगे। रीइंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स, रीइंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज एंड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज। अच्छा, की चेंजेस क्या है इसमें कि group of insurance contracts that are in asset position presented separately from group of insurance contracts that are in liability position। जैसा कि ये बात हो रही है कि आप अपने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स जो वो पॉजिटिव, जो प्रॉफिटेबल हैं, जो पॉजिटिव हैं, और जो नेगेटिव है, जो एसेट बन रहा है आपका ग्रुप और जो लाइबिलिटी बन रही है आप उनको नेट नहीं कर सकते। उसके अलावा क्या है, इन मेजरमेंट, उसके अलावा बाकी सिंप्लीफाइड प्रेजेंटेशन है आईएफआरएस 17 में बैलेंस शीट में स्पेसिफिकली कोई इस तरह की वो कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन नहीं है। हाँ, डिस्क्लोजर में जो है वो बहुत ज़्यादा आईएफआरएस 17 एम्फसाइज करता है कि आपने रिकंसिलिएशन प्रेजेंट करनी है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज़ की, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स की रिकंसिलिएशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग की। तो वो रिकंसिलिएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और जो है वो बहुत जो है लेंथी रिकंसिलिएशन है जो आपने प्रेजेंट करनी होती है। बट बैलेंस शीट के ऊपर आपको सिर्फ ये 4 लाइन आइटम प्रेजेंट करने होते हैं। अच्छा, जो है आईएफआरएस 4 में जो फिगर्स होती थी और आईएफआरएस 17 में जो फिगर्स हैं
वो किस तरह से बनती हैं, और जो है IFRS 4 की फिगर से हम IFRS 17 की फिगर्स ट्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अगर आप PAA की बात करते हैं, तो जब LRC और LIC जब आता है, एल अच्छा, जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज हैं आपकी, वो नॉर्मली होती हैं LIC प्लस LRC। और LRC और LIC के जो कंपोनेंट्स हैं, अगर IFRS 4 के हिसाब से देखा जाए, तो वो किस किस तरह से बन रहे होते हैं, कि LRC में क्या क्या शामिल हो रहा होता है IFRS 4 की फिगर्स में से, और LIC में से क्या शामिल हो रहा होता है अंडर PAA। GMM में तो मेरे लिए ये जो है ब्रेक करना बहुत ही डिफिकल्ट और मुश्किल है, कि मैं नहीं रिकॉग्नाइज कर सकता कि कौन कौन सी फिगर इसमें LIC का पार्ट बनी और कौन सी LRC का पार्ट बनी। लेकिन अंडर PAA मैं इसको असेस कर सकता हूँ कि मेरी लाइबिलिटी फॉर रिमेनिंग कवरेज का क्या पार्ट बनेगी, एंड लाइबिलिटी फॉर इनकर्ड क्लेम्स का क्या पार्ट बनेगा। मेरे अनअर्न्ड प्रीमियम रिजर्व्स होते हैं, दीज आर बेसिकली अमाउंट्स वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स, जिसके लिए मुझे आगे सर्विसेज देनी है, तो अभी उनकी सर्विसेज मैंने प्रोवाइड नहीं की, तो दीज विल बी मेड पार्ट ऑफ लाइबिलिटी फॉर रिमेनिंग कवरेज। इनकी सर्विसेज मैंने आगे देनी है। उसके अलावा जो है उसके अलावा जो है डेफर्ड एक्विजिशन कॉस्ट, उसके अलावा प्रीमियम रिसीवेबल्स हैं आपके, उसके अलावा प्रीमियम रिसीवेबल्स हैं, और प्रीमियम रिसीवेबल्स के ऊपर आपका जो ECL कैलकुलेट होता है एज पर IFRS 9, वो लॉस कंपोनेंट जिसकी बात कर रहे थे हम, लॉस कंपोनेंट क्या था आपका, अगर फुलफिलमेंट कैश फ्लोज पॉजिटिव थे तो CSM बनता था, अगर फुलफिलमेंट कैश फ्लोज नेगेटिव थे तो आपका लॉस कंपोनेंट यानी ग्रुप ऑनरस हो जाता है। तो वो जो ऑनरस वैल्यू थी, ऑनरेसिटी वाली वैल्यू, दैट इज कॉल्ड लॉस कंपोनेंट। ये आपका लाइबिलिटी फॉर रिमेनिंग कवरेज का पार्ट बन गया। एंड लाइबिलिटी फॉर इनकर्ड क्लेम्स क्या हो गया, क्लेम्स पेमेंट्स जो आपने एक्नॉलेज कर ली हैं बट नॉट येट पेड, इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड क्लेम्स IBNR। उसके बाद है अनएलोकेटेड लॉस एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस, लॉस एडजस्टमेंट, लॉस को एडजस्ट करने के लिए जो आपने एक्सपेंसेस इनकर करने हैं, सपोज लॉस एडजस्टर फी है, उसके अलावा सर्वेयर की फ़ी है, वो अमाउंट्स, प्रीमियम डेफिशिएंसी रिजर्व्स हैं, एडिशनल अनएक्सपायर्ड रिजर्व्स हैं IFRS 4 के जितने भी जो हैं एक्चुरियल रिजर्व्स हैं, वो सारे के सारे आपके ये वाले रिजर्व LIC का पार्ट बनेंगे। और डिस्काउंटिंग, अगर आपने इसमें डिस्काउंटिंग का इम्पैक्ट लिया है तो वो भी आपका LIC का पार्ट बनेगा। और वो तो था कि IFRS 4 की फिगर्स जो हैं वो अगर आप देखें IFRS 17 के हिसाब से किस किस तरह से बन रही होती हैं, एंड देन कम्स IFRS 17 के हिसाब से LRC और LIC आपने किस तरह से प्रेजेंट करना है, LRC किस तरह से प्रेजेंट करना है, एंड LIC किस तरह से प्रेजेंट करना है। LRC बेसिकली इज PV ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज प्लस रिस्क एडजस्टमेंट प्लस CSM या लॉस कंपोनेंट प्लस डिस्काउंटिंग, वो तो खैर आपकी इसमें शामिल हो गई, और ये भी आपकी इसी में शामिल हो गई। अच्छा, LRC आपकी क्या होगी, PV ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज, रिस्क एडजस्टमेंट एंड लॉस कंपोनेंट, या CSM ये आपने सेपरेटली प्रेजेंट करने हैं। और LIC जो है उसके ऊपर IFRS 17 कहता है कि उसमें क्या क्या शामिल होता है, PV ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज एंड रिस्क एडजस्टमेंट। फ्यूचर एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज में यहाँ आपके पास कैश आउटफ्लोज होंगे, और यहाँ आपके पास कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज दोनों शामिल होंगे। अच्छा, LRC एंड GMM किस तरह से जो है वो मूव करती है, उसकी रिकंसिलिएशन क्या है ओपनिंग से क्लोजिंग की, या वो किस किस तरह से जो है मूव कर रही होती है अंडर GMM, तो और उससे कौन कौन सी अमाउंट्स निकल के आपका रेवेन्यू का पार्ट बन रही होती हैं, कौन कौन सी अमाउंट्स निकल के एक्सपेंस का पार्ट बन रही होती हैं। तो दैट इज इनिशियल रिकग्निशन पे आपने डिटरमिन कर लिया कि भाई मेरी ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो PV जो है वो इतनी आ गई, सपोज 100 रिस्क एडजस्टमेंट PV। उसके बाद आप इंश्योरेंस सर्विस एक्सपेंसेस जितने आपने इनकर किए हैं, सपोज 200 का क्लेम आपने पे कर दिया, तो जाहिर सी बात है उतना ही आपका रेवेन्यू का पार्ट बनेगा, उतना ही आपके एक्सपेंसेस में चला जाएगा। देन जो आपने रिस्क एडजस्टमेंट रिकॉर्ड किया था, उसमें कोई चेंज आता है, उसमें कोई कमी आती है, जाहिर सी बात है वो रिस्क एडजस्टमेंट या तो आपका बढ़ेगा या कम होगा। इन आइदर केसेस वो आपके रेवेन्यू के साथ का पार्ट बनेगा।
either you will be adding it in the revenue or lessing it in the revenue, lessing from the revenue. उसके अलावा CSM जो आपने अमोर्टाइज किया है वो आपका रेवेन्यू का पार्ट बनेगा। इंश्योरेंस एक्विजिशन कैश फ्लोज, ऊपर हमने पढ़ा था कि अपनी आप असेस करोगे कि जो आपका प्रीमियम रिसीव हो रहा है वो आपके इंश्योरेंस एक्विजिशन की कैश फ्लोज को रिकवर करेगा या नहीं करेगा। अगर वो रिकवर जो तो वो पोर्शन जो आपके इंश्योरेंस एक्विजिशन कैश फ्लोज की रिकवरी के लिए यूज होता है वो आपका रेवेन्यू का पार्ट बनेगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है लाइबिलिटी फॉर रिमेनिंग कवरेज में जो है आपने इसके ऊपर डिस्काउंटिंग जो की इसकी वो आप सेपरेटली प्रेजेंट करोगे इन इंश्योरेंस फाइनेंस एक्सपेंसेस एंड इनकम नॉट इंश्योरेंस रेवेन्यू। हमने फर्स्ट सेकंड स्लाइड में देखा था कि IFRS 17 जो है वो स्पेसिफिकली जो है डिस्काउंटिंग की के ऊपर बात करता है और उसमें इंश्योरेंस की जो रिजल्ट्स हैं वो सेपरेटली प्रेजेंट करने की बात करता है और फाइनेंशियल रिजल्ट रिलेटिंग टू डिस्काउंटिंग एंड ऑल अदर थिंग्स जो है वो आपको सेपरेटली प्रेजेंट करने की बात करता है। तो इंश्योरेंस रेवेन्यू ये का पार्ट नहीं बनेगा। CSM के ऊपर जो आपने डिस्काउंटिंग की थी उसकी अनवाइंडिंग ऑफ CSM वो आपका इंश्योरेंस फाइनेंस इनकम या एक्सपेंस का पार्ट बनेगा। एंड फिर इसमें LRC में आपके पास कुछ प्रीमियम रिसीव जो है कैश फ्लोज का पोर्शन आएगा वो ना आपके रेवेन्यू का पार्ट बनेगा ना इसका P&L में आपके कहीं भी नहीं जाएगा, वो आपकी लाइबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। एंड फिर सेम एड लेस करने के बाद आपकी जो है क्लोजिंग लाइबिलिटी आ जाएगी। तो वो तो था कि LRC में से कौन सी अमाउंट्स निकल के आपकी रेवेन्यू में बनती हैं। अब LIC में कौन सी अमाउंट्स हैं जो आपकी रेवेन्यू में जाती हैं। जब आपका क्लेम इनकर हुआ और उसके बाद आपने अपनी लाइबिलिटी फॉर रिमेनिंग कवरेज से अमाउंट्स लाइबिलिटी फॉर इनकर्ड क्लेम्स में ट्रांसफर की एंड देन फिर उसके बाद जो है आप जितने एक्चुअल क्लेम्स पे करोगे इनकर्ड हुए होंगे जितने वो अमाउंट जो है वो आपकी रेवेन्यू का पार्ट बनेंगे क्योंकि इतनी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर चुके हैं अब इन एक्चुअल। तो IFRS 17 बात ही इसी के ऊपर करता है कि आपने रेवेन्यू अपना प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के साथ कंसिस्टेंट रखना है, तो उसी हिसाब से आप अपना रेवेन्यू P&L में रिकॉर्ड करोगे। नॉन फाइनेंशियल रिस्क में कोई अजम्पशन नॉन फाइनेंशियल रिस्क में चेंजेस आई हैं यानी रिस्क इसकी रिस्क एडजस्टमेंट में चेंजेस हैं कोई अगर तो वो आप रेवेन्यू का पार्ट बनेगी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो इम्पैक्ट है वो आपका इंश्योरेंस फाइनेंस इनकम और एक्सपेंसेस में चला जाएगा और बाकी जो कैश फ्लोज होंगी वो आपकी लाइबिलिटी को डिक्रीज करेंगी, वो ना रेवेन्यू का पार्ट बनेगी ना ही इंश्योरेंस फाइनेंस इनकम और एक्सपेंसेस का पार्ट बनेगी। दैट वाज ऑल अबाउट कि जीएमएम की का ब्रेकअप क्या है, रेवेन्यू एलआरसी किस तरह से मूव करता है, एलआईसी किस तरह से मूव करता है और IFRS 17 का बैलेंस शीट के ऊपर किस किस तरह से इम्पैक्ट था। अब है IFRS 17 का P&L के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। तो IFRS 17 का P&L के ऊपर इम्पैक्ट ये है कि पहले हमारे पास IFRS 4 में हम नेट प्रीमियम अर्न्ड दिखाते थे जो कि किस तरह से बनता था आपका ओपनिंग यूपीआर, GWP ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम एंड क्लोजिंग यूपीआर। ठीक है, तो आपके पास नेट प्रीमियम अर्न्ड आ जाते थे, फिर उसमें आप इन्वेस्टमेंट इनकम एड लेस कर रहे होते थे, इनकर्ड क्लेम्स और एक्सपेंसेस आप एड लेस कर रहे होते थे और जितने आपकी एक्चुअल रिजर्व्स में चेंजिंग आती थी या फिर जो है IPNR में चेंज आता था और जितने आपके बाकी टेक्निकल रिजर्व्स होते थे उनमें कोई चेंजिंग्स आती थी तो वो आप सेपरेटली प्रेजेंट कर रहे होते थे ऑन द फेस ऑफ P&L। लेकिन IFRS 17 जो है वो इन सब चीज़ों से हट के आपको एक स्ट्रीमलाइन जो है वो स्ट्रक्चर उसने प्रोवाइड किया है कि आप इंश्योरेंस रेवेन्यू सेपरेटली रिकॉर्ड करोगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस सर्विसेज जितनी सर्विसेज आपने प्रोवाइड की होंगी उसी का ही रेवेन्यू सिर्फ उसमें आएगा और बाकी जो जो सर्विसेज जिस जिस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते चले जाओगे वो आपका एक्सपेंस रिकॉर्ड होता चला जाएगा, तो नेट आपका इंश्योरेंस सर्विस रिजल्ट आपका P&L में प्रेजेंट कर रहे होगे आप। उसके अलावा बाकी इन्वेस्टमेंट इनकम वैसे रिकॉर्ड होगी। उसके अलावा इंश्योरेंस फाइनेंस इनकम जहाँ पे ये जो है IFRS 4 में इसका कोई गेम नहीं थी, कोई मतलब नहीं था, डिस्काउंटिंग एज सच होती नहीं थी, सो देयर वाज नो एनी इन फाइनेंशियल पोर्शन ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स इन IFRS 4। सो ये एक एडिशनल चीज़ है। उसके अलावा तो फिर उसके बाद नेट फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ जाएंगे आपके जो कि
इन दोनों का नेट होंगे एंड देन फिर आप इन दोनों को नेट करोगे तो फिर प्रॉफिट और लॉस हो जाएगा एंड देन आपके पास एक ऑप्शन भी होता है कि आप अपने इंश्योरेंस फाइनेंस एक्सपेंसेस को ओसीआई में भी लेके जा सकते हो। सो की चेंजेस इन दोनों में क्या आई हैं कि आप अपना इंश्योरेंस रेवेन्यू उस वक्त रिकॉर्ड करोगे जब आप अर्न करोगे उसको, और एक्सपेंस उस वक्त रिकॉर्ड करोगे जब आप इनकर करोगे। दिस इज अलाइनमेंट ऑफ IFRS 17 विद IFRS 15। और बाकी आप इंश्योरेंस फाइनेंस इनकम को या तो पीएनएल में प्रेजेंट करो, या फिर ओसीआई में भी कंपनी की पॉलिसी है कि वो इनिशियली डिटरमिन कर लेगी कि भाई मैंने डिस्काउंटिंग के इम्पैक्ट को पीएनएल में लेके जाना है या ओसीआई में लेके जाना है, तो इट इज टोटली अपॉन डिस्क्रिशन ऑफ कंपनी। IFRS जो है वो अलाउ करता है आपको, यू कैन प्रेजेंट आइदर इट इन पीएनएल और इन ओसीआई। तो इंश्योरेंस रेवेन्यू जो है वो किस तरह से बनता है आपका। इंश्योरेंस रेवेन्यू है क्या कि ये तो आपकी जितनी इंश्योरेंस आपने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो सर्विसेज आपने प्रॉमिस की थी, यू आर लायबल टू प्रोवाइड दैट सर्विसेज। जैसे जैसे आप वो प्रोवाइड करते चले जाओगे तो एंटिटी को उसकी कंसिडरेशन मिलती चली जाएगी और सेम आपकी जो है वो रेवेन्यू आप रिकॉर्ड करते चलोगे। मतलब ये कि जैसे जैसे आप सर्विस प्रोवाइड करोगे वैसे वैसे आप उसकी जो है कंसिडरेशन को अर्न करोगे एंड ऑन अर्निंग बेसिस आप उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करते चले जाओगे, विच इज डायरेक्टली लिंक्ड विद IFRS 15। अच्छा, इसमें क्या क्या शामिल होती हैं, कौन कौन सी अमाउंट शामिल होती हैं। अमाउंट्स रिलेटेड टू सर्विसेज प्रोवाइडेड, यानी कवरेज जो आपने क्लेम इंश्योरेंस कवरेज पीरियड 1 साल का पीरियड था तो उसके अंदर जितनी सर्विसेज प्रोवाइड की। क्लेम हैंडलिंग से रिलेटेड जो आपने सर्विस कॉस्ट्स इनकर की, वो सारी आपकी वो कॉस्ट्स आपकी रेवेन्यू का पार्ट बनेंगी। और फिर इंश्योरेंस आपके प्रीमियम का वो पोर्शन जो आपके इंश्योरेंस एक्विजिशन कैश फ्लोज को रिकवर करने के लिए यूज हुए, तो वो आपका रेवेन्यू का पार्ट बनेगा। अब सर्विस से रिलेटेड जो है वो कौन कौन सी कॉस्ट हो सकती हैं। जैसे जैसे आप सर्विस प्रोवाइड करोगे तो हमने ऊपर देखा था कि LRC में हमने देखा था ओपनिंग बैलेंस, देन उसमें से ये था कि जो जो आपकी सर्विसेज थी अमाउंट रिलेटेड टू इंश्योरेंस सर्विसेज, वो रेवेन्यू का पार्ट बन रही थी। तो और वो LRC को डिक्रीज करती हैं जैसे जैसे आप सर्विस प्रोवाइड करोगे। अनअर्न्ड प्रॉफिट है आपका या बाकी जो भी लाइबिलिटी है वो आपकी कम होती चली जाएगी, और वो जब कम होगी तो फिर वो आपकी के रेवेन्यू का पार्ट बनेगी। उसके अलावा जो है इंश्योरेंस एक्विजिशन कैश फ्लोज की रिकवरी है। इनिशियली हम इसके ऊपर बात की है कि इनिशियल रिकग्निशन पे ये सीएसएम को रिड्यूस करता है, और रिकवरी किस तरह से होती है कि रेवेन्यू में आप इसको ऐड बैक करते हैं, रेवेन्यू में आप इसको लेके जाते हो और इसको सेपरेटली प्रेजेंट करते हो अपने रेवेन्यू में। और जितना ही आप सपोज आपके जो प्रीमियम है रेवेन्यू में आप सपोज 10 पाकिस्तानी रुपीज PKR लेके गए हो, और प्रीमियम का वो पोर्शन 10 रुपीज जो आपका इंश्योरेंस एक्विजिशन कैश फ्लोज को रिकवर करने के लिए यूज हुआ है, तो उतना ही आप इंश्योरेंस सर्विस एक्सपेंस में लेके जाओगे जो इसके इम्पैक्ट को नेट करेगा, नेट ऑफ कर देगा। बेसिकली जो है इंश्योरर की का प्रॉफिट क्या होता है इंश्योरेंस में, जो CSM है जो उसका उसका प्रॉफिट सिर्फ CSM होता है, उसके अलावा कोई प्रॉफिट नहीं है कि भाई मैंने 200 के क्लेम्स जो है 200 का मेरा आउटफ्लो है, 300 का मेरा इनफ्लो है, उसके अलावा जितने सारे खर्चे वगैरह सब कुछ मिला मिलू के मेरा 50 का और एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए, तो 200 300 माइनस 250 इज इक्वल टू 50। जो बेसिकली मेरा CSM था वही मेरा रेवेन्यू होगा, बाकी कोई भी मेरा वही मेरा प्रॉफिट होगा, बाकी कोई भी मेरा प्रॉफिट नहीं होगा। तो दैट्स वाई ये जो इंश्योरेंस सर्विसेज रेवेन्यू में आ रही होती हैं सेम गोज इन इंश्योरेंस सर्विस एक्सपेंसेस एंड सेम गोज फॉर इंश्योरेंस एक्विजिशन कैश फ्लोज के जितना मैं रेवेन्यू में लेके जा रहा हूँ उतना ही मैं इसको इंश्योरेंस सर्विस एक्सपेंस में डाल के दोनों का इम्पैक्ट ऑफसेट कर रहा हूँ। अच्छा, इंश्योरेंस रेवेन्यू और इंश्योरेंस सर्विस एक्सपेंस के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। इंश्योरेंस सर्विस एक्सपेंस रेवेन्यू में जो है क्या क्या उसके कंपोनेंट हैं। इंश्योरेंस सर्विस एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड इन द पीरियड,
यानी जो है रेवेन्यू का पार्ट कैसे क्यों बनते हैं ये सर्विस एक्सपेंसेस के, जैसे जैसे आप सर्विस प्रोवाइड करोगे वो आपकी एक्सपेंस भी रिकॉर्ड होगा, और वैसे वैसे और उसी की ही कंसिडरेशन आप रिकवर करते चले आ रहे हो तो वो आपका रेवेन्यू बनता चला जाएगा। उसके अलावा रिस्क एडजस्टमेंट फॉर नॉन फाइनेंशियल रिस्क, उसके अंदर कोई चेंज आता है, इंक्रीज डिक्रीज या कोई भी इम्पैक्ट आता है तो वो आपका जो है वो रेवेन्यू का पार्ट बनेगा। सीएसएम की अमोर्टाइजेशन जो आप करते हो वो आपकी रेवेन्यू का पार्ट बनेगी। सीएसएम के ऊपर डिस्काउंटिंग इंश्योरेंस फाइनेंस इनकम और एक्सपेंसेस में जाएगी, और सीएसएम की अमोर्टाइजेशन वो आपका रेवेन्यू का पार्ट बनेगी। और बाकी एक्विजिशन एक्सपेंसेस यानी इंश्योरेंस एक्विजिशन कैश फ्लोज रिकवर्ड वो आपके रेवेन्यू का पार्ट बनेंगे। उसके अलावा इंश्योरेंस सर्विस एक्सपेंसेस का पार्ट क्या क्या बनेंगे, इनकर्ड क्लेम्स एंड अदर इंश्योरेंस सर्विस एक्सपेंसेस, इनकर्ड क्लेम्स या क्लेम्स एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड, आईबीएनआर, वो सारी चीज़ें जो भी हैं आपकी। उसके अलावा पास्ट सर्विस कॉस्ट यानी पिछले पीरियड में जो आपने फुलफिलमेंट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स इशू किए थे, उनसे रिलेटेड जो आपकी कैश फ्लोज थी उनमें अगर कोई एस्टिमेट्स में चेंज आता है और उसका जो भी चेंज है उसका इम्पैक्ट आप इंश्योरेंस सर्विस एक्सपेंसेस में लेके आते हो। उसके अलावा फ्यूचर सर्विस यानी न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स आपने इशू किए, न्यू उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो पिछले पीरियड में आपने लॉसेस रिकॉर्ड किए हुए थे और अगले इस पीरियड में आके जो है वो लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहे, तो वो आप रिवर्स करोगे यहाँ इंश्योरेंस सर्विस एक्सपेंसेस से। और बाकी ये सेम वही है, इंश्योरेंस एक्विजिशन कैश फ्लोज, एक तो वही रिकवरी ऑफ इंश्योरेंस एक्विजिशन कैश फ्लोज। अच्छा, ये इसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं कि भाई आप इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कैसे मेजर करते हो, फिर एलआरसी कैसे आता है, एंड देन उसकी कैसे जो है वो होती है, उसमें से कैसे अमाउंट्स निकल के रेवेन्यू में जाती हैं। तो इनिशियल रिकग्निशन पे हमने एस्टिमेट था एंटिटी का कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज 1500। उसके बाद दिस इज जस्ट प्रीमियम, कि मुझे सारा प्रीमियम अप फ्रंट रिसीव हुआ, अगले पीरियड में कोई प्रीमियम रिसीव नहीं होगा। सारा प्रीमियम मैंने एडवांस में ले लिया है, अगले पीरियड में कोई प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। अब मेरे पास ये क्या है, एस्टिमेट्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज इंक्लूडिंग कैश आउट एक्विजिशन फ्लो, कैश इंक्लूडिंग एक्विजिशन कैश फ्लोज, ये कितनी है मेरी। इनिशियल रिकग्निशन पे मैंने असेस किया कि भाई मुझे 900 का आउटफ्लो होगा और उसमें मैंने रिस्क एडजस्टमेंट की 80 की, तो मेरे फुलफिलमेंट कैश फ्लोज बन गए पॉजिटिव 520। पॉजिटिव मेरा फुलफिलमेंट कैश फ्लोज पॉजिटिव हो तो वो मेरा सीएसएम बनता है, विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज लायबिलिटी, और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी मेरी नील होती है। अच्छा, अब ओपनिंग इधर से देखें, अगर यहाँ कैसे मूवमेंट कैसी होगी, इसकी बैलेंस शीट में किस तरह से मूवमेंट होगी, तो ओपनिंग बैलेंस मेरा नील था, देन मुझे प्रीमियम रिसीव हुए, दैट वाज ऑन इनिशियल रिकग्निशन। इनिशियल रिकग्निशन पे आपकी कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं हुई। फिर ईयर पहले साल के ईयर एंड पे आए, आपकी जो प्रीमियम तो आपको सारा रिसीव हो चुका था, उसमें कोई अनसर्टेनिटी भी इन्वॉल्व नहीं है। अब आपका जो कैश आउटफ्लोज का एस्टिमेट्स हैं वो चेंज हो गए 900 से 600। जब कैश आउटफ्लोज कम हो गए तो जाहिर सी बात है रिस्क एडजस्टमेंट भी कम होगा, तो मेरा जो है फुलफिलमेंट कैश फ्लोज नेगेटिव हो गए नेगेटिव हो गए, लेकिन मेरे पास सीएसएम रिकॉर्डेड था, जिसमें ईयर एंड में से मैंने कुछ सीएसएम अपना जो है पीएनएल में रिलीज कर दिया, और मैं बाकी मेरे पास इतना सीएसएम बचा। तो ये मेरे पास टोटल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बन गई। अब इनिशियल रिकग्निशन पे आपके पास इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कुछ नहीं थी, देन उसमें आपने प्रीमियम रिसीव हुआ आपको, उसके बाद आपके एक्विजिशन कैश फ्लोज, जैसे इधर टोटल उसने आपको बताया एस्टिमेट्स ऑफ कैश फ्लोज 900, तो 800 आपके कैश फ्लोज क्लेम से रिलेटेड हैं और 100 के कैश फ्लोज आपके एक्विजिशन कैश फ्लो से रिलेटेड हैं। दीज आर एक्विजिशन कैश आउट फ्लोज। तो ईयर 1 में आपने 100 के इंश्योरेंस एक्विजिशन कैश फ्लोज जो है पैसा वो दिया, 200 के आपने क्लेम पे किए, और जो है रिस्क एडजस्टमेंट आपने 20 का रिस्क एडजस्टमेंट आपने रिकॉर्ड किया। इसके अलावा अब यहाँ से इंश्योरेंस रेवेन्यू आपका कैसे बना था,
ये ऊपर हमने देखा था इंश्योरेंस रेवेन्यू के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। इंश्योरेंस सर्विस एक्सपेंसेस होते हैं, रिस्क एडजस्टमेंट की रिलीज होती है और सीएसएम की एलोकेशन होती है। तो ये वो क्लेम 200 के आपने क्लेम्स पे किए थे, तो वो भी आपके रेवेन्यू का पार्ट बनेंगे। फिर आपने सीएसएम रिस्क एडजस्टमेंट की रिलीज किया था, रिस्क एडजस्टमेंट वो आपके रेवेन्यू का पार्ट बनेगा। फिर सीएसएम की एलोकेशन हुई थी 130 की, वो आपके रेवेन्यू का पार्ट बनेगा। तो आपका रेवेन्यू है 350। उसके अलावा जो है ये आपकी इंश्योरेंस सर्विस। फिर आप प्रीमियम का वो पोर्शन जो आपको रिकवर हुआ है इंश्योरेंस एक्विजिशन कैश फ्लोज को कवर करने के लिए, जो आपने पैसा लिया है, दैट वाज 25। ये 25 वो पोर्शन है जो आपका प्रीमियम इंश्योरेंस एक्विजिशन कैश फ्लोज को रिकवर करने के लिए यूज हुआ है। तो ये टोटल आपका इंश्योरेंस रेवेन्यू बन जाएगा 375 का। उसमें से 200 के आपके इंश्योरेंस सर्विसेज थी जो आपने प्रोवाइड की थी। 25 वो पोर्शन था आपका जो आपने इंश्योरेंस कैश फ्लोज को रिकवर करने के लिए यूज किया था। तो सेम जैसे हमने बात की थी कि भाई जितना आपने ऊपर इम्पैक्ट डालना है नीचे ही वो सेम इम्पैक्ट आएगा और दोनों का इम्पैक्ट सेट ऑफ हो जाएगा। तो वो इम्पैक्ट सेट ऑफ हो गया और एट द एंड आपके पास इंश्योरेंस रेवेन्यू बच गया विच इज टोटली सीएसएम एंड रिस्क एडजस्टमेंट। देयर में भी चेंजेस वो डिफरेंट भी हो सकती हैं, जाहिर सी बात है। कुछ इसमें सिर्फ ये तो सिर्फ एक आइडियल सिनेरियो था। इसके अलावा और न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स इशू हो आपके पास, न्यू एडजस्टमेंट इंट्रोडक्शन ऑफ सीएसएम हो, न्यू चीज़ें हों, देन जो है रेवेन्यू चेंज भी हो सकता है। बट हियर वी हैव केप्ट ऑल द वेरिएबल्स कांस्टेंट, सो वी आर हैविंग द सेम रेवेन्यू। एनी क्वेश्चंस? ओके, तो वो हमारा रेवेन्यू और इंश्योरेंस सर्विस एक्सपेंसेस हो गए। एंड देन कम्स द इंश्योरेंस फाइनेंस इनकम और एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस फाइनेंस इनकम बेसिकली है क्या? चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज, एलआरसी जो बेसिकली जिसमें एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो, सीएसएम लॉस कंपोनेंट, रिस्क एडजस्टमेंट एंड एलआईसी, उनमें जहां जहां हमने डिस्काउंटिंग की थी तो उनकी जब अब हम अनवाइंडिंग करेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आपका फाइनेंस इंश्योरेंस फाइनेंस इनकम या एक्सपेंसेस में आएगा। आईएफआरएस 17 के हिसाब से इसको आप सेपरेटली प्रेजेंट करोगे और आईएफआरएस 17 एंटिटी को जो है वो एक ऑप्शन देता है कि आप अपने इंश्योरेंस फाइनेंस इनकम या एक्सपेंसेस जो है वो पीएनएल में भी रिकॉर्ड कर सकते हो या उसको तोड़ भी सकते हो कि भाई मैं इस सीएसएम से रेलिवेंट जो इंटरेस्ट की अनवाइंडिंग होगी वो मैं पीएनएल में डालूंगा और बाकी फुलफिलमेंट कैश फ्लोज जो मेरे हैं उनसे रिलेटेड या रिस्क एडजस्टमेंट के ऊपर जो मैं डिस्काउंटिंग करूं या उसके ऊपर जो अनवाइंडिंग करूं तो उसको मैं ओसीआई में डालूं। दिस इज टोटली अपॉन डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनी। ऊपर सारा जीएमएम के बारे में हम बात कर रहे थे और नाउ कम्स प्रीमियम एलोकेशन अप्रोच। यहाँ जो है ये ज्यादातर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के केस में जो है वो आप यूज कर रहे होते हो मॉडल। क्राइटेरिया क्या था कि आपके वो कॉन्ट्रैक्ट जिनका कवरेज पीरियड 1 साल या उससे कम है, और अगर आप एलआरसी पीए के हिसाब से लाइबिलिटी कैलकुलेट करो और जीएमएम के हिसाब से लाइबिलिटी कैलकुलेट करो तो दोनों में कोई मटेरियल डिफरेंस ना आए तो फिर आप पीए लगा सकते हो। इट वाज एन ऑप्शन फॉर that is an option IFRS 17 has provided। इसमें भी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन आपको एलआरसी में देता है लाइबिलिटी फॉर रिमेनिंग कवरेज की डिटर्मिनेशन में, क्योंकि एस्टिमेशन ज्यादा यहीं पे ही इन्वॉल्व होती है। कैश आउटफ्लोज कितने होंगे, कैश इनफ्लोज कितने होंगे, रिस्क एडजस्टमेंट कितनी करनी है। तो जो है कम्प्लेक्स जो है एलआरसी ही है, एलआईसी इज नॉट दैट कम्प्लेक्स। तो एलआरसी में ही उसने सिंप्लीफिकेशन आपको प्रोवाइड की है। IFRS 17 सिंप्लीफिकेशन प्रोवाइड करता है कि कैलकुलेशन किस तरह से होगी। प्रीमियम रिसीव्ड, उसमें से जितना प्रीमियम रिसीव हुआ उसमें से इंश्योरेंस एक्विजिशन कैश फ्लो माइनस कर दोगे आप, तो आपके पास लाइबिलिटी फॉर रिमेनिंग कवरेज आ जाएगी। उसके अलावा जो है
प्रीमियम रिसीव्ड माइनस इंश्योरेंस एक्विजिशन कैश फ्लोज माइनस प्रीमियम प्लस इंश्योरेंस चेंजेस इन यूपीआर बेसिकली यू कैन से कि यूपीआर में जो चेंज आया जो आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया वो दिस इज बेसिकली रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन द पीएनएल। और एलआईसी के एलआईसी जैसे आपने जीएमएम में एलआईसी कैलकुलेट करते हो पीवी ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज प्लस रिस्क एडजस्टमेंट वैसे ही जी पीए में भी आपकी जो एलआईसी है वो वैसे ही कैलकुलेट होगी। इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन आपको आईएफआरएस 17 नहीं प्रोवाइड करता। और ऑनरेसिटी टेस्ट यहाँ पे कैसे होगा, वहाँ पे तो ये था कि हम फुलफिलमेंट कैश फ्लोज देख लेते थे, अगर रिस्क एडजस्टेड फुलफिलमेंट कैश फ्लोज जो है हमारे वो पॉजिटिव में आते थे तो मेरा सीएसएम बनता था, अगर नेगेटिव में आते हैं तो मेरा ऑनरस हो जाता था कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे वो बोलता है कि अगर आपको लगता है कि ग्रुप ऑनरस है तो आप एलआरसी कैलकुलेट करोगे यूजिंग जनरल मेजरमेंट मॉडल, जीएमएम के हिसाब से एलआरसी कैलकुलेट करोगे। फिर आप देखोगे कि मेरी जो है फुलफिलमेंट कैश फ्लोज जो मैंने कैलकुलेट की वो पीए की एलआरसी उससे ज़्यादा है। ज़ाहिर सी बात है जीएमएम की लायबिलिटी अगर ज़्यादा बन रही है और मैंने कम लायबिलिटी रिकॉर्ड की हुई है एज पर पीए तो फिर मेरे पास लॉस आ जाएगा कि ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं अपने उसमें बुक्स लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो जो डिफरेंस है वो मेरा लॉस कंपोनेंट होगा एंड इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड अपफ्रंट इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड व्हेन डिटरमिनिंग फुलफिलमेंट कैश फ्लोज फॉर रिमेनिंग कवरेज तो इसमें ओके प्रीमियम एलोकेशन अप्रोच में एलआरसी की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे होगी। इनिशियल मेजरमेंट तो हमने देख ली थी कि भाई प्रीमियम रिसीव्ड है उसमें जो है एक्विजिशन कैश फ्लो नेट कर दोगे और रेवेन्यू निकाल दोगे सिंपल। इसमें भी वही है, लायबिलिटी फॉर रिमेनिंग कवरेज में प्रीवियस अमाउंट आ गई, देन प्रीमियम रिसीव्ड इन द पीरियड ड्यूरिंग द ईयर जितना रिटर्न प्रीमियम होगा उसमें से कैश फ्लोज लेस करोगे आप, इंश्योरेंस एक्विजिशन कैश फ्लोज की अमोर्टाइजेशन लेस करोगे और अगर कोई आपका डिस्काउंटिंग का इम्पैक्ट है तो वो लोगे, फिर उसमें से रेवेन्यू जो आपने सर्विसेज जितनी प्रोवाइड कर ली हैं वो अमाउंट आप निकाल के, यानी चेंजेस इन दिस इज बेसिकली चेंज इन यूपीआर। ओपनिंग अर्न प्रीमियम से क्लोजिंग अर्न प्रीमियम में जितना चेंज आएगा वो आपका रेवेन्यू बन जाएगा। एंड बाकी ये इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट अगर आपका कुछ है तो यूनिट लिंक पॉलिसीज हैं तो उनका जो इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट जो आप पे करोगे, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो आप पे करोगे वो आप माइनस कर दोगे एलआरसी में से। तो वो थी पीए के मुताबिक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की मेजरमेंट एंड देन कम्स वेरिएबल फी अप्रोच कि वेरिएबल फी अप्रोच किस तरह से होगी और कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए यूज होती है। तो ये उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए यूज होती है जिनमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन फीचर्स या डिस्क्रिशनरी पार्टिसिपेशन फीचर्स होते हैं। अच्छा, अब ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पे पॉलिसी होल्डर्स के कैश फ्लोज लिंक्ड हैं किसी अंडरलाइंग एसेट से। अंडरलाइंग एसेट क्या हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पूल हो सकता है। तो वो यही है कि मैंने 100 रुपीज़ की पॉलिसी इशू की जिसमें से 90 रुपीज़ था वो मेरा इंश्योरेंस की कवरेज के लिए था और 10 रुपये ये था कि मैंने उसको आगे कहीं इन्वेस्ट कर दिया। और अब इस कॉन्ट्रैक्ट में वो जो 10 रुपीज़ से के जो कैश फ्लोज है वो अंडरलाइंग एसेट के साथ लिंक है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन फीचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसके की फीचर्स की बात करें तो पॉलिसी होल्डर के पास एक इंटाइटलमेंट होती है कि जो अंडरलाइंग एसेट है उसके रिटर्न्स आइडेंटिफाइड अंडरलाइंग एसेट्स है उसके रिटर्न्स के ऊपर जो है उसका शेयर होता है। ये राइट टू रिसीव रिटर्न फ्रॉम दैट अंडरलाइंग एसेट और एंटिटी जो है वो पे करती है। ऐसा नहीं है कि वो रिटर्न कमाती रहे और उसको पे ना करे। और जो है पॉलिसी होल्डर को जाहिर सी बात है जैसे ही उस अंडरलाइंग एसेट की मार्केट वैल्यू में चेंज आएगा तो पॉलिसी होल्डर विल बेनिफिट फ्रॉम दीज अंडरलाइंग एसेट। तो ये है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन फीचर कॉन्ट्रैक्ट्स। ये नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस के केस में होते हैं, जनरल इंश्योरेंस के केस में नहीं होते। अच्छा, इस केस में पॉलिसी होल्डर के पास जो है हमारी ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स पॉलिसी होल्डर क्या होती है एज इंश्योरर, या इंश्योरर की ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स पॉलिसी होल्डर इन इन कॉन्ट्रैक्ट्स के केसेस में कि जितना रिटर्न आया या फेयर वैल्यू में चेंजेस आई उस अंडरलाइंग एसेट्स की उसमें से मैं अपनी वेरिएबल फी यानी मैनेजमेंट फी कह लो आप, वो मैंने एक्सक्लूड करूंगा। जो बैलेंसिंग होगा वो मैं जाहिर सी बात उसको पे कर दूंगा एंड दिस वेरिएबल फी विल बी माय रेवेन्यू।
और इसकी इनिशियल मेजरमेंट किस तरह से होती है, जैसे आप जीएमएम में रेवेन्यू की मेजरमेंट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ग्रुप ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की मेजरमेंट करते हो, फुलफिलमेंट कैश फ्लोज प्लस रिस्क एडजस्टमेंट प्लस पीवी, और रिस्क पीवी ऑफ फुलफिलमेंट कैश फ्लोज प्लस रिस्क एडजस्टमेंट एंड देन सीएसएम एंड ऑल अदर थिंग्स। तो उस तरह से वेरिएबल फी अप्रोच में भी इनिशियल मेजरमेंट इसी तरह से ही होती है। और वेरिएबल फी जो है वो अपनी इनकम है इंश्योरेंस की, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और जो वेरिएबल फी है ये सीएसएम को एडजस्ट करती है, एंड जो बाद में अमोर्टाइज होके इंश्योरेंस अपने रेवेन्यू का पार्ट बनाता है। और सीएसएम किस तरह से एडजस्ट कर, सीएसएम जो है वो किस तरह से मूव कर रहा होता है अंडर वीएफए, किस तरह से मूव करेगा। तो बाकी सब तो सेम है, जैसे जीएमएम में था ओपनिंग सीएसएम आ गया, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स हमने इशू किए वो आ गए, फुलफिलमेंट कैश फ्लोज के चेंजेस जो है आप उसके अंदर सीएसएम करेंसी की मूवमेंट्स कुछ आ गई, और जो है रेवेन्यू आपने रिकॉग्नाइज किया वो लेस कर देते हो। तो एक इसमें एक न्यू चीज क्या है, द एंटिटी शेयर ऑफ चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट। और एंटिटी का शेयर क्या होता है, वो वेरिएबल फी होता है, जो आप डिसाइड कर लेते हो अपने पॉलिसी होल्डर के साथ कि मैं तुम्हें इतना रिटर्न तुम्हें दूंगा और इतना रिटर्न मैं अपने पास रखूंगा। तो दैट डिसाइडेड रिटर्न वो मेरी वेरिएबल फीस है, वो मेरे सीएसएम में ऐड हो जाएगी। इट विल एडजस्ट आइदर इंक्रीज और डिक्रीज माय सीएसएम which is dependent upon performance of the underlying asset। उसकी सब्सिक्वेंट मेजर भी वैसे ही है जैसे जो है आप अंडर जीएमएम करते हो लाइबिलिटी फॉर रिमेनिंग कवरेज की, बस इसमें सिर्फ जो एक वही चेंज है वो है एंटिटी का शेयर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग आइटम, वो आपका एलआरसी का पार्ट पर बन जाता है और वो आपके सीएसएम को एडजस्ट करता है। बाकी सेम है, चेंजेस इन फुलफिलमेंट कैश फ्लोज आती हैं वो आपके पीएनएल में जाती हैं। उसके अलावा डायरेक्ट पीएनएल में जाती है रेवेन्यू जो है, लेकिन सिर्फ इसमें सीएसएम को क्या एडजस्ट करता है, आपकी जो वेरिएबल फी होती है एंटिटी का शेयर का ओवर दैट अंडरलाइंग एसेट। बाकी जीएमएम की तरह ही है वेरिएबल फी, उसमें कोई ऐसे चेंजेस नहीं है। उसके अलावा डिस्क्लोजर्स किस किस तरह से आईएफआरएस 17 जो है वो रिक्वायर करता है, तो आईएफआरएस 17 अमाउंट्स को लेके, जजमेंट्स को लेके और रिस्क को लेके डिस्क्लोजर्स की बात करता है। अमाउंट्स में क्या क्या बताना है कि एक्सपेक्टेड पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज कितनी होगी, यानी इन आइदर एलआरसी या एलआईसी, वहां पे आप बताओगे पीवी क्या है फ्यूचर कैश फ्लोज की। रिस्क एडजस्टमेंट्स आपने सेपरेटली डिस्क्लोज करनी है नोट्स में। कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस मार्जिन की मूवमेंट आपने सेपरेटली डिस्क्लोज करनी है। लॉस कंपोनेंट्स की मूवमेंट जो है वो सेपरेटली डिस्क्लोज करनी है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग द ईयर रिटर्न जो है वो आपके इन दोनों की रिकॉन में आ जाएंगे। उसके अलावा जजमेंट्स में ये आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, ये सारी आपने जजमेंट्स जो है अपने इनपुट्स जो आपने डिटरमिन किए, आपने डिस्काउंट रेट कैसे डिटरमिन किया, उसके बाद कौन से मेथड यूज किए, रिस्क एडजस्टमेंट किस तरह से डिटरमिन किया, किस मेथड से किया, उसके जो है उनके अंदर कोई चेंजेस आती है तो उसका क्या इम्पैक्ट है। उसके अलावा आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में मॉडिफिकेशन आई है, कॉन्ट्रैक्ट्स में की टाइप्स कौन कौन सी हैं, आपने ग्रुपिंग किस तरह से की हुई है, आपने कोहोर्ट्स किस तरह से बनाए हैं, आपने पोर्टफोलियोज किस तरह से बनाए हुए हैं, वो सारी जजमेंट्स जितनी भी हैं वो आप डिस्क्लोज करोगे अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में। और फिर रिस्क हैं, एक तो आईएफआरएस 7 के हिसाब से जो हम की फाइनेंशियल रिस्क के डिस्क्लोजर दे रहे होते हैं, उससे हट के आईएफआरएस 17 जो है वो आपको बोल बताता है कि री इंश्योरेंस से रिस्क अराइज हो सकता है, को इंश्योरेंस से रिस्क अराइज हो सकता है, इंश्योरेंस रिस्क स्पेसिफिकली कंसंट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस रिस्क कितनी कितनी है, वो सारे डिस्क्लोजर आपने देने हैं। और बाकी आईएफआरएस 7 के डिस्क्लोजर तो ऐसे चलते ही रहेंगे। ये डिस्क्लोजर्स हैं कि आपने एलआरसी को किस तरह से प्रेजेंट करना है। एलआरसी ये है आपकी एक्सक्लूडिंग लॉस कंपोनेंट, यानी पीवी ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, फ्यूचर कैश फ्लोज हैं आपके। उसके अलावा ये लॉस कंपोनेंट आ गया, इसमें आपका
ओपनिंग बैलेंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर, फिर उसमें से आप इंश्योरेंस रेवेन्यू निकाल दोगे, फिर इंश्योरेंस सर्विस एंड देन इंश्योरेंस फाइनेंस इनकम एंड एक्सपेंसेस विच इज इम्पैक्ट ऑफ डिस्काउंटिंग एंड फिर उसके बाद है कैश फ्लोज का पोर्शन एंड देन आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इंश्योरेंस रेवेन्यू, ओपनिंग बैलेंस, इंश्योरेंस रेवेन्यू, इंश्योरेंस सर्विस एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल इम्पैक्ट, कैश फ्लोज एंड देन क्लोजिंग बैलेंस। इस तरह से जो है आपकी LIC और LRC दोनों की मूवमेंट चलती है और ये LIC में आपका लॉस कंपोनेंट और PV ऑफ कैश फ्लोज शामिल होती है और दैट वाज जो पिछली रिकॉन थी वो हमारी PAA के हिसाब से थी और जो ये रिकॉन है ये GMM के हिसाब से है कि आपने किस किस तरह से प्रेजेंटेशन करनी है, प्रेजेंट करना है। एस्टिमेट्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, रिस्क एडजस्टमेंट ऑफ नॉन फाइनेंशियल रिस्क एंड CSM। इन दोनों में डिफरेंशियल यही था कि आप LRC की डिटर्मिनेशन किस तरह से करते हो। PAA में LRC जो है वो आपकी सेपरेटली सिंप्लीफाइड मॉडल से जो है वो डिटरमिन हो रही होती है। GMM में एक एक्सटेंसिव मॉडल आपको बताता है कि आपने फुलफिलमेंट, कैश फ्लोज और CSM और रिस्क एडजस्टमेंट इन सब को लेके चलना है, जबकि प्रीमियम एलोकेशन अप्रोच इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन नहीं करता, वो आपको सिंप्लीफाइड वे में लेके चलता है। तो इसमें क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस आ गया आपका, फिर आपके पास चेंजेस रिलेटेड टू करंट सर्विस कॉस्ट जो आपके रेवेन्यू का पार्ट बनेगी, उसके अलावा चेंजेस दैट रिलेट टू फ्यूचर सर्विस कॉस्ट, इसमें से भी कुछ पोर्शन है जो आपका रेवेन्यू में जाएगा, कुछ एक्सपेंस में जाएगा। फिर पास्ट सर्विस कॉस्ट रिलेटेड जितनी भी चेंजेस आएंगी वो सारी की सारी आपकी एक्सपेंसेस में जाएंगी। पास्ट सर्विस कॉस्ट वो आपकी या तो LIC को हिट करेंगी या फिर LRC को बढ़ा रही, तो इनका सबका टोटल इज इक्वल टू इंश्योरेंस सर्विस रिजल्ट एंड देन इंश्योरेंस सर्विस एक्सपेंसेस, फिर कैश फ्लोज एंड देन नेट क्लोजिंग बैलेंस। बाकी दैट वाज ऑल अबाउट IFRS 17 और एंटिटीज जब प्रीवियसली जो IFRS 4 पे चल रही हैं और वो IFRS 17 में ट्रांजिशन करने की, लाइक पाकिस्तान वहाँ पे जो है आई गेस 1 जनवरी 2026 तक डेफरमेंट थी। तो जब भी आप स्टैंडर्ड न्यू अप्लाई करते हो तो आप या तो उसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करते हो, अगर इम्प्रैक्टिकेबल हो आपके पास तो फिर वो आप या तो मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच यूज करते हो, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन एक एडिशनल अप्रोच बताई है IFRS 17 ने कि आप फेयर वैल्यू अप्रोच जो है वो भी यूज कर सकते हो। अच्छा, रेट्रो फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में क्या होता है कि आप भाई ऐसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को रिकॉग्नाइज करोगे कि जैसे आप जब से आपकी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आपने इशू करना शुरू किए हैं तब से अगर आप IFRS 17 लगा रहे होते तो आज के डेट पे उन कॉन्ट्रैक्ट्स का IFRS 17 के हिसाब से क्या मेजरमेंट होती, क्या अमाउंट्स होती, क्या बैलेंसेज होते, उस तरह से आपने कॉन्ट्रैक्ट्स की मेजरमेंट करनी है, ठीक है। तो दैट इज फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। ये जो है बहुत मुश्किल एंड कम्प्लेक्स है क्योंकि आपके पास जो है बाइस हिंडसाइट यूज कर रहे होते हो आप और आपके पास कोई वो नहीं है, हिस्टोरिकल डाटा प्रॉपर नहीं हो सकता, उसके अलावा और बहुत से फैक्टर्स हैं जो आप कंसिडर नहीं कर पाओगे। तो जो मोस्टली फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच किसी भी स्टैंडर्ड को यूज करने के लिए, ट्रांजिशन करने के लिए, जैसे पाकिस्तान में IFRS 9 पे अप्लाई हुआ था तो उसके लिए भी जो है फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच कंपनीज ने यूज नहीं की थी, बैंकिंग कंपनीज ने। तो वो भी मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच के थ्रू उन्होंने अपने फाइनेंशियल्स को एडजस्ट किया था फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IFRS 9। तो सेम विल गो फॉर IFRS 17 जिसमें आप मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच यूज करके अपने फाइनेंशियल्स को एडजस्ट करोगे और जो है, बट अगर आपके पास डाटा अवेलेबल है, पोर्टेबल एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप IFRS 17 भी के लिए फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच भी यूज नहीं कर पा रहे, आपके पास डाटा इनफ नहीं है, तो फिर आप फेयर वैल्यू अप्रोच यूज कर सकते हो। और फेयर वैल्यू अप्रोच में क्या है, फेयर वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, CSM की, लॉस कंपोनेंट की और फुलफिलमेंट कैश फ्लोज की अंडर IFRS 13। IFRS 13 के हिसाब से जो है आप अपनी
वो यूज़ करोगे। मेजरमेंट IFRS 13 यूज़ करके फेयर वैल्यू की डिटर्मिनेशन करोगे आप। ये वही है कि फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच आपने किस तरह से यूज़ करनी है, किस-किस तरह के चैलेंजेस आपको आ सकते हैं। उसके अलावा जो है क्या डिफ़िकल्टीज़ कहाँ-कहाँ से कहाँ-कहाँ पे आ सकती हैं, फुलफिलमेंट कैश फ्लोज़ इनिशियल रिकॉग्निशन पे नहीं डिटरमाइन कर पाओगे। डिस्काउंट रेट्स कौन से यूज़ करने हैं, कौन से यूज़ नहीं करने, उसके लिए मसला होगा और ऑनेस्टी टेस्ट नहीं कर पाओगे आप। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए जो है वो उसने आपको एंटिटी ने IFRS 17 ने मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच या फेयर वैल्यू अप्रोच यूज़ करने का ऑप्शन दिया है और उसमें भी जो मोस्ट रीज़नेबल है वो मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच है, अगर आपके पास रीज़नेबल और सपोर्टेबल इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल हो। उसमें भी मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में भी उसने कुछ सिंप्लीफिकेशंस आपको बताई हैं कि डिस्काउंट रेट आप कौन सा यूज़ करोगे, कि जिस दिन आप ट्रांजिशन कर रहे हो उस दिन के डिस्काउंट रेट यूज़ करो। रिस्क एडजस्टमेंट के लिए भी आप उसी दिन पे बैठ के रिस्क एडजस्टमेंट को एस्टिमेट करो जिस दिन आप ट्रांजिशन कर रहे हो। इनिशियल ट्रांजिशन डेट पे, नॉट द इंसेप्शन डेट बट एट द ट्रांजिशन डेट। उसके अलावा सीएसएम के लिए जो आपके पास डाटा अवेलेबल है वो आप सीएसएम की कैलकुलेशन के लिए यूज़ करो, यानी फुलफिलमेंट कैश फ्लोज आपने किस तरह से डिटरमाइन कर रहे हो, तो जो अवेलेबल डाटा है, बेस्ट अवेलेबल डाटा, उसकी को यूज़ करते हो अपना सीएसएम कैलकुलेट करो और जो है एक्विजिशन कॉस्ट जो है उनकी एलोकेशन के लिए भी जितने आपके पास रीजनेबल एस्टिमेट्स अवेलेबल हो उनकी बेसिस पे आपने ट्रांजिशन डेट पे जितने एस्टिमेट्स अवेलेबल उनकी बेसिस पे आपने एलोकेट करना है इंश्योरेंस एक्विजिशन कॉस्ट। And bus that was a little bit presentation of IFRS 17 and it was my first presentation so there will उसमें जो है मसले इश्यूज और बहुत सी जो हैं शॉर्ट कमिंग्स होंगी आई नो बट somehow I have tried तो जो है आई गेस जिन लोगों ने थोड़ा बहुत इंश्योरेंस किया हुआ होगा या IFRS 17 पढ़ा होगा तो उनको लिटिल बिट वैल्यू ऐड हुई होगी एंड दैट वाज ऑल फ्रॉम माय पार्ट। वालेकुम सलाम। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल की है। जी, जी। हुँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। प्रेज़ेंट करके। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। रेफरेंस कोड 17 जी, जी। हुँ, बिल्कुल। यप। हुँ, बिल्कुल। जी, जी। हुँ,
जी, जी। बिल्कुल ऐसा ही है। हुँ, हुँ, बिल्कुल। हुँ। अब वैसे जनरल डिस्कशन हम इसके ऊपर करें तो देखें, आईएफआरएस 17 बेसिकली सारी गेम ही तो एक्चुअली की है ना। ऑडिटर, एज एन ऑडिटर मैं तो सिर्फ उसके जितने भी इनपुट्स हैं ना उनको वेरीफाई कर सकता हूँ। ठीक है कि इसने डिस्काउंट रेट लिया है, क्या ठीक लिया है, या जो है मतलब अपनी ही जो है अपनी असेसमेंट करते हुए उनको वो कर सकता हूँ। मैंने भी यहाँ पे जो है नॉर्मली मिडल ईस्ट में पीए ही यूज हो रहा है, पीए ही यूज हो रहा है, जीएमएम बहुत कम है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के केस में होता है। तो जीएमएम के केस में तो हम आईएफआरएस 4 और आईएफआरएस 17 की फिगर्स को किसी भी तरह से जो है ना वो ट्रेस नहीं कर पाते। जीएमएम तो टोटली ही डिफरेंट है। लेकिन पीए में ये है कि लो जीएमएम तो टोटली ही इस तरह से है कि बिल्कुल ही एक अलग दुनिया है कि मेरे पास सिर्फ बेस्ट एस्टिमेट लायबिलिटी है और रिस्क एडजस्टमेंट है, सीएसएम है और दैट्स इट, या लॉस कंपोनेंट है। तो मैं उसके उससे तो अपनी जो है अपनी आईएफआरएस 4 और आईएफआरएस 17 उसके ऊपर तो फिर मेरा कोई वो ही नहीं बनता कि मैं किस तरह से फिगर्स निकालूं। मुझे एज एन ऑडिटर मुझे पता ही नहीं है कि ये फिगर्स ड्राइव कहाँ से हो रही हैं। सिर्फ ये पता है कि मेरे पास ये बेस डेटा है आईएफआरएस 4 का, ठीक है, उसके ऊपर एक्चुअली अपने मॉडल में उसको जो है रन करता है, मॉडल रन करता है तो वो फिगर निकाल के देता है, उसमें उसके इनपुट्स यूज हुए होते हैं। मैं तो सिर्फ उन इनपुट्स की वेरिफिकेशन कर सकता हूँ एज एन ऑडिटर कि भाई ये इनपुट्स जो उसने यूज किए हैं ये इनपुट्स ठीक हैं। मैं उनकी टेस्टिंग कर सकता हूँ उन इनपुट्स के ऊपर। हाँ, मैं समहाउ ये टेस्टिंग कर सकता हूँ कि सपोज ऑन रेसिडी टेस्ट करना है तो उसके लिए मैं लॉस रेशियोज चेक कर सकता हूँ कि क्या ये सेगमेंट है सपोज मेरा इवन इन क्या बोलते हैं पीएए भी, या जो है जीएमएम भी लॉस रेशियोज टेस्ट कर सकता हूँ इंश्योरेंस कंपनीज की पोर्टफोलियोज की, पोर्टफोलियो वाइज कि भाई इस पोर्टफोलियो में लॉस रेशियो इतनी है तो ये इसमें जो है ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है, ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस क्यों नहीं है, ये आपका पोर्टफोलियो ऑनरस क्यों नहीं है, अ, ये लॉस में इसमें लॉस रेशियो बहुत ज़्यादा है लेकिन इसमें ऑनरेसिटी नहीं है, इसमें लॉस रेशियो नहीं है लेकिन ये ऑनरस आ रहा है। ठीक है, एक्सपेंस स्टडी को यूज़ करते हुए भी मैं अपनी ये तो फिर मैं अपनी सारी वो जो डाटा हिस्टोरिकल डाटा है क्लाइंट का उसको यूज़ करते हुए एक थॉरो पिक्चर जो है वो बना सकता हूँ। बट आई डोंट थिंक सो कि मैं जो है वन टू वन उन फिगर्स को वो ट्रेस करा पाऊँ कि ये फिगर बन किस तरह से रही है। मेरे हिसाब से वो करना तो बहुत ही मुश्किल है। इन आइदर पीए और आइदर जीएमएम मेरी अप्रोच हमेशा से जो है एज एन ऑडिटर वही रहेगी कि भाई मैं आईएफआरएस 4 की फिगर्स के ऊपर रिलायंस ले लूं और जो इनपुट्स यूज हुए हैं उसके उनको वेरीफाई कर लूं कि आया कि उसने इनपुट्स सही यूज किए या नहीं किए, उसके जो एस्टिमेट्स हैं उनको somehow मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ऑन रेसिडी टेस्ट के लिए मैं लॉस रेशियोज देख सकता हूँ हिस्टोरिकली, एक्सपेंस स्टडी कर सकता हूँ, डिटेल्ड एक्सपेंस स्टडी चेक कर सकता हूँ। उसके अलावा जो एल आई सी में जो है बेस्ट और उसके अलावा बेस्ट जो है एल आई सी है उसने जो डिटरमिन की है उसके लिए मैं आई बी एन आर जो है वो देख सकता हूँ, उसके ऊपर टेस्टिंग कर सकता हूँ कि भाई उसका जो आई बी एन आर है वो जो उसने रिकॉर्ड की है, क्या बोलते हैं उसको, बैक टेस्टिंग जो हम बोलते हैं, बैक टेस्टिंग कर सकता हूँ कि जो है जो ये फिगर्स आ रही हैं और बैक टेस्टिंग से जो फिगर्स आ रही हैं क्या वो जो है रीजनेबल हैं या नहीं है जो उससे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ आई गेस मेरे हिसाब से। इसके अलावा आप अपना इनपुट इस पे देना चाहें तो यू आर वेलकम, बट मेरे हिसाब से तो इतना ही है। मैं खुद इस पे रहा हूँ क्योंकि मेरा एक ओमान री इंश्योरेंस यहाँ पे क्लाइंट है, उसके एफसी से डिस्कशन हो रही थी तो वो खुद भी यही जो है वो अपना रोना रो रहे थे कि भाई हमारे लिए आईफरएस 17 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमसे पूछते हैं कि हमें बताओ ये फिगर कहाँ से आ रही है। कमीशन एजेंट्स हमसे पूछते हैं कि हमारा कमीशन कहाँ से ड्राइव हो रहा है, हमारा तुम रेवेन्यू ये बन रहा है तुम हमें ये कमीशन दे रहे हो, हाउ। तो वो अभी उसके ऊपर एज एन ऑडिटर भी मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कभी भी मैं इंश्योरेंस रेवेन्यू को वेरीफाई बैठ के कर सकूं यूजिंग आईफरएस 17 मॉडल्स या आईफरएस 17 एक्चुअल रिपोर्ट्स डायरेक्टली। हाँ, मैं उसके इनपुट्स और जो बेस डेटा है उसको वेरीफाई कर सकता हूँ।
जी। हुँ, हुँ। जी, जी। सॉफ्टवेयर। हुँ, जी। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। हुँ। हाँ, तो उसके लिए बस यस, उसके लिए यही है ना कि आप आईएफआरएस 4 के जितने एफएसएलआई हैं ना, वो मर्ज कहीं न कहीं मर्ज होके आपको क्योंकि आईएफआरएस जो कि 17 के जो एफएसएलआई हैं, वो बैलेंस शीट के लिए सिर्फ 3-4 हैं, 4 हैं। ठीक है। और पीछे आपके पास जो है आईएफआरएस 4 में आपके पास एसेट साइड पे बात की जाए, लायबिलिटी साइड पे आपके पास इंश्योरेंस के पेबल्स हैं, क्लेम्स पेबल्स हैं, प्रीमियम रिसीवेबल्स हैं, और जो है आईबीएनआर है आपके पास, टेक्निकल रिजर्व्स हैं, बाकी प्रोविजंस हैं, वो सारी हैं। तो उनको लिंक करना जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसको लिंक करें अपने उसके साथ, एक वर्क पेपर के साथ, यानी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एसेट या लायबिलिटीज के साथ, उन सबको। हाँ, कि मतलब मेरा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एसेट या लायबिलिटीज में एलआरसी के ब्रेकअप में मेरे पास ये सारी चीजें आ रही हैं, जिसमें एलआरसी में मेरे पास प्रीमियम रिसीवेबल है, प्रोविजंस हैं, और उसके बाद यूपीआर है, डिस्काउंटिंग है। तो ये चीजें सारी मैं क्या इससे लिंक नहीं कर सकता? जी। बाकी जी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।